जय हिंद बालकों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई? बढ़िया चल रहा है? आप लोग का जो तैयारी है वो भी अच्छा ही चल रहा होगा। 13 को नीट का एग्ज़ाम है, जेईई मेंस के एग्ज़ाम आपके चल रहे हैं। आप पूरी लगन और ईमानदारी के साथ में जुटे हुए होंगे और हमारी टीम भी पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ लगी हुई है। आज का जो लेक्चर है हम लोगों का बोरॉन फैमिली का आखिरी लेक्चर है। उम्मीद करता हूं कि आप पेन और पेपर लेकर के बैठ गए होंगे, पूरी तरीके से कंसंट्रेटेड होंगे। आपने सारे सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ को बंद कर दिया होगा और पूरी तरीके से आप इस टॉपिक को सीखने के लिए फोकस्ड होंगे। और आज का लेक्चर इतना इम्पोर्टेंट है कि हो सकता है कि आने वाले नीट के एग्ज़ाम में या आप जेईई का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो सीधे एक क्वेश्चन लग जाए। आज के इस आखिरी लेक्चर में हम लोग जिन टॉपिक को डील करेंगे वो मोस्टली 3 टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक जो हम डील करेंगे वो है आपका रिएक्शन ऑफ बोरॉन और एल्युमिनियम, बोरॉन एंड एल्युमिनियम विथ एसिड एंड एल्कली, एसिड एंड एल्कली। दूसरा हाइड्राइड्स ऑफ थर्ड ए ग्रुप, हाइड्राइड्स ऑफ थर्ड ए ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप के हाइड्राइड्स। तो थर्ड ए ग्रुप के हाइड्राइड में बोरॉन, BS3, B2S6 या जितने टाइप के भी हम लोग बनाते हैं, तो मोस्टली लेकिन हमें B2S6 और BS3 को डील करना है। दूसरा एल्युमिनियम हाइड्राइड, इनकी बात करेंगे, कैसे बनते हैं, क्या इनके स्ट्रक्चर हैं, किस प्रकार से इनका प्रिपरेशन किया जाता है, कैसे इनकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ये सभी चीज़ें हाइड्राइड्स में हम डील करेंगे। तीसरा टॉपिक जो आज हम कवर करने वाले हैं वो है हैलाइड्स, हैलाइड्स ऑफ थर्ड ए ग्रुप। तो अगर हम लोग हैलाइड्स की बात कर लें तो बोरॉन और एल्युमिनियम के हैलाइड्स, बोरॉन और एल्युमिनियम के हैलाइड स्पेशली इनको डील करेंगे, इनके प्रिपरेशन को डील करेंगे, इनकी हाइड्रोलिसिस को डील करेंगे, इनमें बैक बॉन्डिंग को डील करेंगे, 3 सेंटर 2 आप कह सकते हैं 4 सेंटर या 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को डील करेंगे। तो ये सब हम लोग इस टॉपिक को डील करेंगे। चौथा और आखिरी टॉपिक होगा एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ बोरॉन, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ बोरॉन। एबनॉर्मल बिहेवियर में इसके डायगोनल रिलेशनशिप को और कुछ एक ऐसी प्रॉपर्टी जो ग्रुप के बाकी के मेंबर के साथ में मैच नहीं करती, उस टॉपिक को हम लोग इसके अंतर्गत डील करने वाले हैं। तो बालकों, इसमें एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स होंगे, आपके IIT जेईई और नीट PMT में पूछे हुए क्वेश्चंस के जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं वो सभी पॉइंट्स होंगे और हम लोग बारी बारी से एक एक टॉपिक को कवर करते जाएंगे। सबसे पहले किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं? बोरॉन और एल्युमिनियम का रिएक्शन एसिड और एल्कली के साथ। फिर बात कर लेंगे इनके हाइड्राइड्स की, तब थोड़ी सी बात होगी हैलाइड्स की और आखिरी टॉपिक होगा जो एबनॉर्मल बिहेवियर है बोरॉन का, जिसमें बोरॉन सिलिकॉन का डायगोनल रिलेशनशिप डील करेंगे, या अगर जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि ग्रुप के बाकी मेंबर के साथ नहीं मैच करती उनको डील किया जाएगा। तो चलिए, आप तैयार हैं? सबसे पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं रिएक्शन ऑफ बोरॉन एंड एल्युमिनियम विथ एसिड एंड क्या आपका एल्कली। तो अब अगर हम लोग रिएक्शंस की बात करें तो सबसे पहला रिएक्शन देखते हैं बोरॉन और एल्युमिनियम का एसिड और एल्कली के साथ। तो एसिड और एल्कली के साथ अगर आप रिएक्शन को बोरॉन और एल्युमिनियम का देखेंगे तो बालकों एक विशेष बात आप ध्यान दीजिएगा। इन केस ऑफ बोरॉन अगर मॉडरेट टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है, तो ना तो एसिड और ना तो एल्कली, दोनों में से किसी के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं देता, और देगा भी तो बहुत हाई टेम्परेचर पर, यानी उसका कोई मतलब नहीं है। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होती, हल्का हीट करेंगे तो भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। हाँ, एल्युमिनियम जो है
इसका रिडक्शन पोटेंशियल आप कह सकते हैं बहुत कम होता है, माइनस में होता है। तो ये आसानी से रिडॉक्स रिएक्शन को देता है। आप कह सकते हैं एसिड के साथ भी और एल्कली के साथ भी, यानी एल्युमिनियम का जो नेचर है वो एम्फोट्रिक नेचर है। ये एसिड और एल्कली दोनों के साथ रिएक्ट करता है। एसिड में भी ये दो प्रकार की रिएक्शन देगा, एक रिड्यूसिंग एसिड और एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड। चलेगा, अगर यहाँ -1 है, मिनिमम पर है, तो रिड्यूसिंग एसिड है। तो रिड्यूसिंग एसिड के साथ एल्युमिनियम रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा और साथ में कौन सी गैस देगा, आपका हाइड्रोजन गैस। लेकिन यही अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एसिड है लाइक नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, तो ऐसी स्थिति में एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज हो जाता है और मेटल के ऊपर अपने ही ऑक्साइड की फिल्म बना लेता है, अपने ऑक्साइड की फिल्म बना लेता है। ऐसे ये इसके ऑक्साइड की फिल्म है जो कि थोड़ी देर बाद रिएक्शन को स्टॉप कर देती है। अलग अलग एसिड के लिए कंसंट्रेशन लेवल अलग अलग होता है जिस पर कि ऑक्साइड बनता है। लेकिन अगर आप HNO3 लेकर के चले, नाइट्रिक एसिड को लेकर के चले, तो चाहे वो डाइल्यूट हो या कंसंट्रेटेड हो, दोनों ही कंडीशन में ये ऑक्साइड की फिल्म बन जाती है। बस अंतर इतना होता है, कंसंट्रेशन में कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अगर लेते हैं तो तेजी से बनता है, डाइल्यूट के केस में थोड़ा धीरे बनता है, लेकिन बनता दोनों केस में और रिएक्शन थोड़ी देर बाद रुक जाती है। तो याद रहे, अगर रिड्यूसिंग एसिड है तो ऐसी स्थिति में आसानी से हाइड्रोजन निकलेगी, और अगर ऑक्सीडाइजिंग एसिड है तो ऐसी स्थिति में ये थोड़ी देर बाद रिएक्शन रुक जाएगी। किसके बनने की वजह से, ऑक्साइड के बनने की वजह से। ये एल्युमिनियम बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। आप देख सकते हैं एल्युमिनियम बेस के साथ रिएक्ट करके करस्पॉन्डिंग सॉल्ट और कौन सी गैस देगा, आपका हाइड्रोजन गैस देगा। ये कॉम्प्लेक्स आयन होता है, टेट्राहेड्रल सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट थर्ड। इस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे टेट्राहेड्रल यूनिट होती है। टेट्राहेड्रॉन के चारों कॉर्नर पर 4 OH होंगे, जबकि सेंटर में कौन मौजूद होगा, आपका एल्युमिनियम मौजूद होगा। चलेगा, बात को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग डील करेंगे इस ग्रुप के हाइड्राइड्स के बारे में, जो हाइड्रोजन के साथ बोरॉन और एल्युमिनियम के कंपाउंड बनते हैं, उनकी बात करेंगे। चलिए, अब अगर हम लोग हाइड्राइड्स की बात करें बोरॉन की, तो मैं आपको बताऊं बोरॉन जो हाइड्राइड बनाता है वो सब के सब कोवलेंट नेचर के होते हैं। जैसे कार्बन बनाता है जिनको आप एल्कीन एल्काइन बोलते हैं, उसी तरीके से बोरॉन भी बनाता है, क्योंकि इसकी भी तीनों आयोनाइजेशन एनर्जी का सम बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से बोरॉन के जो भी हाइड्राइड्स होते हैं वो सब के सब कोवलेंट होते हैं। बेसिकली अगर आप बोरॉन के हाइड्राइड को डिवाइड करें तो 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक BnHn+4 वाला कैटेगरी और दूसरा BnHn+6 वाला कैटेगरी। अब अगर मैं यहाँ पर n की जगह पे 1 रखूँ, तो n की जगह पे 1 रखने का मतलब ये हो गया BH5, या n बराबर हम लोग अगर 2 रख दें यहाँ पर, तो हमको बड़ा ही पॉपुलर या पहला एग्जिस्टिंग मेंबर मिल जाता है B2H6, और यहाँ जो मिलेगा हमको B2H8। यहीं अगर हम लोग n बराबर 3 रख दें तो यहाँ मिलेगा B3H7, तो यहाँ पर हमको मिलेगा B3H9। ठीक, तो ये जो बोरॉन के हाइड्राइड हैं जिन्हें हम बोरेन्स कहते हैं, इनको इन 2 होमोलॉगस सीरीज में बांटा जा सकता है, जिसमें कि इस सीरीज की स्टडी ज़्यादा की गई। और इसमें जो आपके सिलेबस में रखा गया वो कौन सा रखा गया है, B2H6, जिसे आप डाइबोरेन भी कहते हैं। एक्चुअल में ये जो आपका डाइबोरेन है ये 2 मोनोमरिक यूनिट से मिल करके बना हुआ है, अगर स्ट्रक्चर से देखा जाए तो।
दो BH3 यूनिट ये इनसे मिलकर के बना है। स्ट्रक्चर से बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। यहां पर ये जो बोरॉन है, सेंट्रल बोरॉन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइपोऑक्टेट मॉलिक्यूल होता है। ये हाइपोऑक्टेट मॉलिक्यूल होता है। इसकी वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि यही अगर हम डाइबोरेन ले लेंगे, ये जब डाइमराइज होगा तो सवाल आता है ये डाइमर क्यों बनाता है? ताकि ये अपने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर को कम कर सके। इसको डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए ये डाइमर बनाता है। इसका डाइमरिक स्ट्रक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों BH3 में से जो 2 BH बॉन्ड होते हैं वो एक प्लेन में होते हैं, और जो तीसरा BH बॉन्ड होता है वो अबव और बिलो द प्लेन होता है, ऐसे। ठीक, ये एक अबव है तो इसको आप बिलो द प्लेन मानेंगे। बाकी ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो एक प्लेन में होता है। ये वाला स्ट्रक्चर आपका ये एक प्लेन में देखने को मिलेगा ऐसे, जबकि ये ऊपर नीचे जो होगा अबव और बिलो द प्लेन होता है। इसकी बॉन्डिंग भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। जो टर्मिनल BH बॉन्ड होता है, ये जो टर्मिनल BH बॉन्ड है, ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहलाता है। जबकि जो अबव और बिलो द प्लेन वाला BH बॉन्ड है, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहलाता है, टाउ बॉन्ड कहलाता है, बनाना बॉन्ड कहलाता है। इसमें से जो भी आप नाम दे दें। इनकी बॉन्ड लेंथ में भी बड़ा अंतर मिलता है। जो टर्मिनल BH बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ 119 पिकोमीटर होती है, जबकि अबव और बिलो तक पाया जाने वाला जो BH बॉन्ड होता है, इसकी बॉन्ड लेंथ 134 पिकोमीटर होती है। चलेगा। इसी तरीके से ये जो बॉन्ड एंगल होते हैं ये भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। जहाँ ये बाहर वाला बॉन्ड एंगल करीब 120 डिग्री का होता है, वहीं ये अंदर वाला बॉन्ड एंगल करीब 97 डिग्री के आसपास का होता है। चलेगा। इस बॉन्डिंग को अगर आप हाइब्रिडाइजेशन के लेवल पर भी देखें कि ये जो ओवरलैपिंग हुई है, ये किन ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से हुई है, तो भी बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलते हैं। यहाँ अगर B2S6 में डाइबोरेन में बोरॉन का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन डिमांड करेंगे तो वो sp3 आएगा। ध्यान दीजिएगा, जहाँ मोनोमर में ये sp2 है, डाइमर में ये यहाँ पर sp3। पर क्या अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है? अभी भी है, और ये सवाल नीट में पूछा जा चुका है। ये अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ये अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, ये हाइपो ऑक्टेट मॉलिक्यूल। जैसे ही डाइबोरेन को आप नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में लेंगे, जैसे कि THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ये 2 BH3 यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 BH3 यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। चलेगा। अब अगर आप इसकी बॉन्डिंग को थोड़ा और क्लियर करें, जो कि आपके NCERT में दिया गया है, तो ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये क्या चक्कर है? ये चक्कर कुछ इस तरीके से है कि जो बोरॉन है यहाँ पर, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन पर है, मतलब ये 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को रखता है ऐसे।
ये 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को रखता है। ठीक है, दोनों बोरॉन sp3 हाइब्रिडाइज है और दोनों बोरॉन के पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गए। अब हाइड्रोजन s एटॉमिक ऑर्बिटल लेकर के आता है और ये अलोंग द एक्सिस, ये ऐसे, ये जो टर्मिनल हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं इन पर ओवरलैप करता है, और जब ये ओवरलैप करता है अपने 1s ऑर्बिटल से, तो ये यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनता है और ये नॉर्मल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। सिमिलर चीज आपको यहाँ इन टर्मिनल पर भी देखने को मिल जाएगी, यहाँ इन टर्मिनल पर देखने के लिए मिल जाएगी, और चूंकि ये सेम एक्सिस पर ओवरलैप कर रहे हैं तो सिग्मा बॉन्ड आपका बनेगा। लेकिन जब ये अबव और बिलो द प्लेन की बात आएगी तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 ऑर्बिटल एक साथ ओवरलैप कर रहे हैं, 2 sp3 और एक 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जब 3 ऑर्बिटल एक साथ ओवरलैप करेंगे तो इसका मतलब 3 न्यूक्लियस यहाँ मौजूद है, तो हम टर्म यूज करते हैं 3 सेंटर। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो केवल इन्हीं के पास में होता है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए इसका नाम पड़ता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और इसी को आप कहते हैं टाउ बॉन्ड या बनाना बॉन्ड। सिमिलरली यही चीज आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता, लेकिन तीनों ऑर्बिटल एक साथ एक प्लेन में ओवरलैप करते हैं, और जब ये ओवरलैप करते हैं तो इनका शेप बनाना के शेप के जैसा होता है, ऐसे आप देखिए, ऐसे ये। तो बनाना के शेप जैसा होने की वजह से हम इस बॉन्ड का एक नाम और रख लेते हैं, क्या चीज, बनाना बॉन्ड। चूंकि टाउ साहब ने इसको डिस्कवर किया था इसलिए इसको हम लोग टाउ बॉन्ड भी कहते हैं। यहाँ पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है, इन डाटा को कंपेयर कराया जा सकता है, चाहे वो बॉन्ड एंगल के लेवल पर हो, चाहे वो बॉन्ड लेंथ के लेवल पर हो। तो आपको इनके लिए मेंटली क्या रहना होगा, आपका तैयार रहना होगा। चलेगा, बात को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। बात को थोड़ा आगे की तरफ अगर हम लोग बढ़ाएं तो अब हम लोग ये देखेंगे कि डाइबोरेन जो कि लुईस एसिड होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, उसको बनाते कैसे। बनाने के अपने पास में 3 क्राइटेरिया है। एक तो भाई कोई जनरल सिंपलेस्ट मेथड जिसे बना के दिखा दिया, एक स्टैंडर्ड लैब मेथड, और एक जो कमर्शियल स्केल पर हमको चाहिए होता है, इंडस्ट्रियल स्केल पर चाहिए होता है, उसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल मेथड। तो जनरली अगर आपको डाइबोरेन बनाना है तो आप बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को LiLH4 के साथ डाइइथाइल ईथर में हल्का सा हीट करेंगे तो B2S6 के वेपर्स मिलने चालू हो जाते हैं। ये बैलेंस रिएक्शन है, NCERT में दी गई है। बस आपको अपने दिमाग में इतना रखना है कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को LiLH4 के साथ डाइइथाइल ईथर में जब हम हीट करते हैं तो हमको डाइबोरेन मिल जाता है। हाँ, लेकिन अगर यही चीज़ आपको लैब में बनानी है तो लैब में बनाने के लिए हम लोग सोडियम बोरोहाइड्राइड को आयोडीन के साथ पॉलीईथर सॉल्वेंट में बॉइलिंग पॉइंट पर इसको हीट करते हैं। इस सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट पर इसको हम हीट करते हैं, तब हमको डाइबोरेन की वेपर्स मिलती हैं। साथ में हाइड्रोजन भी होता है और सॉल्ट के रूप में क्या दिखता है, सोडियम आयोडाइड। ये लैब मेथड कहलाता है डाइबोरेन के प्रिपरेशन, आपको NCERT में मिल जाए। तीसरा जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है या इंडस्ट्रियल लेवल पर जिसको हम लोग आज बनाते हैं या देखते हैं, उसमें हम बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को सोडियम या लिथियम हाइड्राइड के साथ, जहाँ पे जैसे अवेलेबिलिटी मौजूद हो, उसके साथ करीब करीब 450 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करते हैं, तब हमें डाइबोरेन मिलता है। ये हमारा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। चूँकि इसमें सेपरेशन का कोई झंझट नहीं होता है, ये सॉलिड में होता है, जबकि ये वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में निकलता है, इसको कलेक्ट कर लिया जाता है। अब अगर आप डाइबोरेन को देखें, B2S6 को देखें, तो ये टॉक्सिक कलरलेस गैस होती है,
इसका कोई कलर नहीं होता है, टॉक्सिक होती है। और अगर आप इसको एयर में एक्सपोज करेंगे तो ये अपने आप आग पकड़ लेगा, अपने आप ही जलना शुरू करेगा। इसके जलने में भी बड़ा ही आप कह सकते हैं कि विविधता भरी हुई है। इसका जलना जो है हमारे लिए बड़ा ही बेनिफिशियल है। हम इसीलिए इसका इस्तेमाल रॉकेट प्रोपेलेंट के रूप में करते हैं, क्योंकि इसके जलने पर बड़ी एनर्जी निकल रही है। देखिए माइनस साइन में मैंने लिखा है, माइनस का मतलब एक्सोथर्म 1976 किलोजूल पर मोल एनर्जी निकलती है पर मोल बोरिन के जलने पर। तो B2S6 ऑक्सीजन के साथ जल करके बोरिक एनहाइड्राइड वाटर बनाता है और साथ में इतनी एनर्जी रिलीज करता है। इसीलिए हम B2S6 का इस्तेमाल ईंधन के रूप में करते हैं, फ्यूल के रूप में करते हैं, रॉकेट प्रोपेलेंट में भी किया जाता है ये चीज। डाइबोरेन चूंकि लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, नतीजा ये वाटर के साथ आसानी से हाइड्रोलाइज जाएगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल बेस का काम करता है और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोलिसिस के बाद ये ऑर्थोबोरिक एसिड का मॉलिक्यूल देता है। साथ में कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। चलिए, जब ये जिक्र छिड़ ही गया कि डाइबोरेन जो है वो लुईस एसिड है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, तो लुईस बेस के साथ इसकी रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, समझने वाली हो जाती है। अब अगर हम डाइबोरेन की बात करें तो यहाँ ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो डाइबोरेन है B2S6 है, ये लुईस एसिड का काम करता है। नतीजा अगर कोई लुईस बेस आ जाए, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड ले लीजिए या फिर आप अमोनिया ले लीजिए या ट्राईमिथाइल अमोनिया ले लीजिए, ठीक, तो ये इनके साथ बड़ी आसानी से एडक्ट का फॉर्मेशन करता है। चलेगा, ये एडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा किस पर? रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर। अब जैसे B2S6 है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो BS3 को कार्बन मोनोऑक्साइड कोऑर्डिनेट कर देगा ऐसे। इसी तरीके से अगर आप अमोनिया वाले में चलेंगे तो यहाँ पर अमोनिया का मॉलिक्यूल अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा और किसका फॉर्मेशन करता है? एडक्ट का। तो लो टेम्परेचर पर तो ये एडक्ट बड़ी आसानी से बनते हैं, ये एडक्ट बड़ी आसानी से बनते हैं। लेकिन यही अगर टेम्परेचर को आप बढ़ाएं, आप देख सकते हैं ये बड़ी आसानी से एडक्ट को बनाएगा। पर अगर आप यही टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा दें, जैसे हम यही एडक्ट ले लें और ले करके इसको करीब करीब 600 केल्विन के आसपास हीट कर, तो बड़ा इंटरेस्टिंग कंपाउंड बनता है। पहले ये आयनिक स्पीसीज में कन्वर्ट होगा, BH2 NH3 ट्वाइस प्लस BH4 माइनस, ये ऐसे आयनिक कंपाउंड में टूटता है और फिर ये आयनिक कंपाउंड फर्दर हीटिंग पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाता है B3N3S6। B3N3S6 चलेगा। इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं बोरेजाइन, बोरेजॉल या इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन। चलेगा, तो ध्यान दीजिएगा ये यहाँ लुईस एसिड का काम करेगा डाइबोरेन, और ये हमने लुईस बेस लिया है और ये सॉल्ट बने हैं ये सब के सब क्या कहलाते हैं? एडक्ट कहलाते हैं, लुईस एसिड और लुईस बेस का। अमोनिया के साथ डाइबोरेन की रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है। लो टेम्परेचर पर तो एडक्ट बनता है, लेकिन जब हम इसे हीट करते हैं तो पहले ये कैटायनिक और एनायनिक स्पीसीज में कन्वर्ट होता है, जो फर्दर हीटिंग पर हमको
बेंजीन के जैसा एक कंपाउंड देता है जिसे हम इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं, बोरेजाइन कहते हैं, बोरेजॉल कहते हैं, B3N3H6। अब अगर इस B3N3H6 की आप बात कर लें तो ये भी एरोमेटिक कैरेक्टर रखता है, प्लेनर होता है, एरोमेटिसिटी की जो कंडीशंस है उसको फॉलो करता है। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है किसके, आपका बेंजीन के। और आप इस चीज को देख सकते हैं कि जो B3N3H6 का स्ट्रक्चर है और जो आपकी बेंजीन का स्ट्रक्चर है दोनों ही एक जैसे, बस अंतर ये होता है कि जहां बेंजीन में केवल कार्बन कार्बन बॉन्ड देखने को मिलता है या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है, वहीं पर इनऑर्गेनिक बेंजीन में, बोरेजाइन में आपको बोरॉन नाइट्रोजन अल्टरनेट बॉन्ड देखने को मिलता है, ऐसे ऐसे। हाँ, अगर आप इलेक्ट्रॉन गिनेंगे तो दोनों में एक जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं। जहां इसे आप बेंजीन कहते हैं, इसे आप इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। ध्यान रहे, ये साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है, ये प्लेनर है, ये भी प्लेनर है। कॉन्जुगेशन में इसमें 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यानी हकेल 4n+2 रूल को सेटिस्फाइड करता है। तो इसमें भी कॉन्जुगेशन में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और ये भी हकेल 4n+2 रूल को फॉलो करता है। टोटल इलेक्ट्रॉन अगर आप देखेंगे तो 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। तो एक कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6, तो 6 कितना हो गए, 36। और 6 हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, 6, 36 से कितना हो गया, 42। तो 42 इलेक्ट्रॉन बेंजीन के पास, और यही 42 आपको यहाँ पर भी मिलेगा। कैसे, 7 तिरिक 21 और 5 तिहाई 15, 15 और 21 मिलाकर के हो गए आपके 36, 6 फिर जोड़ लेंगे तो 42। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, साथ में आइसो स्ट्रक्चरल भी हैं, आइसो स्ट्रक्चरल भी है। यहाँ चाहे आप कार्बन ले लो या नाइट्रोजन ले लो, दोनों का ही हाइब्रिडाइजेशन sp2 मिलेगा। बेंजीन के हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 मिलेगा। वैसे ही यहाँ पर भी नाइट्रोजन हो या बोरॉन हो, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन आपको sp2 ही मिलेगा। अंतर फिर कहाँ है, अंतर है यहाँ पर कार्बन कार्बन ही बॉन्ड मिलते हैं, जबकि यहाँ पर बोरॉन नाइट्रोजन बॉन्ड मिलता है। चलेगा, ये नॉन पोलर कार्बन कार्बन बॉन्ड है, यहाँ पर पोलर बोरॉन नाइट्रोजन बॉन्ड है। ये इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 आएगा और ये पूरा मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो बोरॉन नाइट्रोजन बॉन्ड कैसा होगा, पोलर होगा। चल जाएगा, बोलो भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो अब अगर हम लोग बात को आगे बढ़ाएं तो बेंजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन या बोरेजाइन में क्या क्या अंतर देखने को मिलता है। तो अगर हम इस अंतर को क्लियर करने के लिए चलें तो एक तरफ हम लोग बेंजीन ले लें और दूसरी तरफ इनऑर्गेनिक बेंजीन ले लें, तो क्या क्या अंतर हमको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहला तो इनके अंदर सिमिलरिटी चेक कर लो। सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, दोनों ही आइसो स्ट्रक्चरल हैं, दोनों ही एरोमेटिक हैं। ये इनके अंदर सिमिलरिटी हो गई। तो दोनों में डिसिमिलरिटी क्या क्या है। पहली डिसिमिलरिटी बेंजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन में ये है कि बेंजीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड नॉन पोलर है, जबकि इनऑर्गेनिक बेंजीन में बॉन्ड कैसे हैं, आपके पोलर है। दूसरी सिमिलरिटी ये है कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन इनऑर्गेनिक बेंजीन अगर है तो वो एडिशन रिएक्शन देगा। चाहे तो उस रिएक्शन को हम लोग लिख भी सकते हैं, B3N3H6 प्लस 3HCl gives B3N3
H9Cl। तो ये एडिशन रिएक्शन दे रहा है, लेकिन यही अगर आप बेंजीन ले लें और कहें कि हम ये रिएक्शन करा रहे हैं तो ड्यू टू प्रिजर्व एरोमेटिसिटी ये रिएक्शन नहीं देगा। दूसरी बात, जहां बेंजीन लेस रिएक्टिव है वहीं इनऑर्गेनिक बेंजीन कैसी होगी, मोर रिएक्टिव होगी। चौथी और खास बात, अगर हम मोनो सब्स्टिट्यूशन कराएं तो बेंजीन केवल एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा, जबकि इनऑर्गेनिक बेंजीन दो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा, एक बोरॉन सेंटर पर और एक नाइट्रोजन के सेंटर पर। पांचवी और बड़ी महत्वपूर्ण बात, अगर हम बेंजीन का डाई सब्स्टिट्यूशन कराएं तो हमारे पास 3 पोजीशन आइसोमर बनेंगे, लेकिन अगर इनऑर्गेनिक बेंजीन है तो 4 पोजीशन आइसोमर बनेंगे। चलेगा? तो ये कुछ पॉइंट थे, पूछे गए एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है। बेंजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, दोनों आइसो स्ट्रक्चरल है, दोनों ही एरोमेटिक है। बेंजीन लेस रिएक्टिव होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। इनऑर्गेनिक बेंजीन मोर रिएक्टिव होता है। बेंजीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड नॉन पोलर होता है, जबकि इसमें पोलर बॉन्ड होते हैं। बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं शो करता, इनऑर्गेनिक बेंजीन एडिशन रिएक्शन शो करता है। मोनो सब्स्टिट्यूशन पर बेंजीन केवल एक प्रोडक्ट बनाएगा, इनऑर्गेनिक बेंजीन 2 पोजीशन आइसोमर देगा। लेकिन अगर डाई सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो बेंजीन जो होगा 3 पोजीशन आइसोमर देगा, इनऑर्गेनिक बेंजीन 4 पोजीशन आइसोमर देगा। बोलो भाई, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? तो मेरे हिसाब से अगर आप इतना जान रहे हैं तो बोरॉन के हाइड्राइड में कंप्लीट बात हो जाती है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एल्युमिनियम के हाइड्राइड्स की। अगर बात को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएं तो जैसे बोरॉन के हाइड्राइड्स होते हैं वैसे ही एल्युमिनियम के भी हाइड्राइड्स होते हैं। बस अंतर ये है कि ये हाइड्राइड्स भी जो होते हैं पॉलीमरिक होते हैं, आयनिक होंगे ये, और आप ये कहेंगे कि ये पॉलीमर बनाते हैं वैसे ही जैसे कि ब्रिज हाइड्रोजन हम लोग लेके चल रहे थे। तो यहाँ पर अगर हम x बराबर 2 रख दें तो Al2 क्या बनेगा, आपका H6 बनेगा। अब ये जो जैसे डाइबोरेन का स्ट्रक्चर है वैसे इसका भी स्ट्रक्चर है। हम डाइबोरेन से बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट बना लेते हैं, B2H6 है। इसका रिएक्शन अगर हम लिथियम हाइड्राइड के साथ कराएं तो हमको मिलता है LiBH4 लिथियम बोरोहाइड्राइड, और यही अगर हम सोडियम हाइड्राइड के साथ में करा दें तो हमको मिलता है NaBH4। चलेगा? बैलेंस आप इसको कर सकते हैं ऐसे। ठीक है जी। यही अगर हम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लें और इसका रिएक्शन Li लिथियम हाइड्राइड के साथ कराएं तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट मिलता है। याद करिए, LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। याद आया? ये वही है जो कार्बोनिल कंपाउंड को अल्कोहल में बदल देता है, एमाइड्स को एमीन में बदल देता है, साइनाइड को एमीन में बदल देता है, आइसोसाइनाइड को सेकेंडरी एमीन में बदल देता है। इसको आपने खूब पढ़ रखा है, किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चल जाएगा? बोलो। तो दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्राइड्स ऑफ 3rd A ग्रुप या बोरॉन फैमिली। एक लेक्चर आपका और लगेगा जिसमें हम लोग की हैलाइड को डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेंगे इस परिवार का, और कुछ अगर छोटा होगा या कुछ क्वेश्चंस होंगे तो उनको डिस्कस कर लेंगे। चलेगा? तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। जो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपसे मिस हो रही हैं वो इन लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश की गई है, आपको बताने की कोशिश की गई है, चीज़ों को समझाने की कोशिश की गई है। चलेगा? बट एक चीज़ आप कर रहे हैं, आप लेक्चर्स को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, अपने फ्रेंड लोगों को नहीं बता रहे हैं। कोई डाउट आ रहा है तो वो हम तक नहीं पहुंच रहा है।
तो कृपया करके इन चीज़ों का आप ध्यान दें, अपने डाउट्स को न बनने दें दिमाग में। जिस भी माध्यम से आप हमसे जुड़े हुए हैं अपने डाउट्स को पूछिए, लगातार पूछते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद।